हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप हमने स्टार्ट कर दिया था, थोड़ी इंट्रोडक्शन पड़ी थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक्स। फर्स्ट आपका मेन टॉपिक है दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आपने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पे ये आगे है। सो पढ़ते हैं क्या है। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. सो पहला जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट कब हुआ था, कब क्लियरली पता लगा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है? दैट इज इन 1789। ये याद रखना है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन का मतलब फ्रेंच में मोनार्की रूल चल रहा था। सब चाहते थे कि मोनार्की रूल यानी कि जो राजा महाराजाओं वाला रूल है, ये शासन है, ये खत्म हो जाए तो वो डेमोक्रेसी चाहते थे। तो लोगों ने मिलके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और उसी से क्या आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। सो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, वॉज अ फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। फ्रांस जो था वो 1789 में फुल फ्लेज्ड टेरिटोरियल स्टेट था, मतलब मोनार्की के अंडर ही आता था। वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं थी फ्रांस में 1789 में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। बाद में पॉलिटिकल चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए। किसकी वजह से? फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से। जो लोगों ने इतना प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। इससे क्या हुआ? जो भी अथॉरिटी थी, ट्रांसफर ऑफ सोवेरेनिटी मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी, जो मोनार्की के पास थी, जो वहां के रूलर के पास थी, वो सारी की सारी अथॉरिटी किसके पास चलेगी? फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी के पास, मतलब डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया था। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. जब ये रेवोल्यूशन फुलफिल हुआ तो वहां पे क्या बोला गया कि लोग ही हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे और इस नेशन को एक शेप देंगे। तो ये था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. शुरुआत से ही जो फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज थे, फ्रेंच के रेवोल्यूशनरीज मतलब फ्रेंच में जो लोग लड़ रहे थे कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जो चेंज लेके आना चाहते थे, उनको बोलेंगे रेवोल्यूशनरीज। तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने बहुत सारे मेजर्स, बहुत सारे तौर तरीके अपनाए ताकि जो फ्रेंच लोग हैं उनमें ऐसी भावना आए कि हम सब एक जैसे हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी वाली भावना है। अब देश है ना, अगर एक देश आजाद हो गया है तो उसमें एक भावना भी आनी चाहिए कि हम सब एक ही देश के हैं। सो वैसी भावना वो लेके आना चाहते थे। द आइडियाज ऑफ ला पेट्री, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में द फादरलैंड, एंड ले सिटियन, जिसको बोलते हैं द सिटीजन, एम्फसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दो तरीके के आइडियाज लिखे गए वहां पे कि ला पेट्री है एंड ला सिटीजन, मतलब एक तो फादरलैंड है और दूसरे सिटीजन। इसको इस तरीके से बताया गया कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो लैंड है वो आप ही का है, जो फ्रांस का लैंड है, एंड आप यहाँ के रहने वाले सिटीजन्स हैं। तो इससे एक यूनाइटेड फीलिंग लेके आने की कोशिश की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फ्रांस के सिटीजन्स हैं सबको इक्वल राइट्स मिल रहा है। ठीक है। और क्या चेंजेस आए जब फ्रांस आजाद हो गया? तो न्यू फ्रेंच फ्लैग, जिसका ट्राई कलर था, वॉज चोजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो चल रहा था, यानी कि जब मोनार्की रूल चल रहा था, उसको रिप्लेस करके फ्लैग उन्होंने फ्रेंच फ्लैग बनाया जो कि ट्राई कलर था। और क्या चेंज आया? द एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। पहले वहां पे क्या होता था? एस्टेट जनरल होता था। अब क्या हो गया? वहां पे नेशनल असेंबली बन गई। स्टेट जनरल किस में कन्वर्ट हो गया? नेशनल असेंबली। और इस नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स कौन इलेक्ट करते थे? वहां के फ्रांस के सिटीजन्स। New hymns were composed, oath taken, martyrs commemorated, all in the name of nation. अब क्योंकि फ्रांस आजाद हो चुका है, वहां की स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली बना दिया गया है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो वहां के लोग ही इलेक्ट करेंगे। तो नई वहां की जो कहते हैं ना कि भारतीय जो गीत होते हैं, जैसे हमारे यहाँ के जो सॉन्ग्स होते हैं, तो वहां पे भी जो नेशनल पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं वो बनाए गए। नए तरीके की शब्द लेते हैं ना हम, ओथ लिए गए। वहां के शहीदों को बहुत इज्जत से नवाजा गया।
ये सब चीजें उन्होंने क्या की कि अब हम एक नेशन बन चुके हैं. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all the citizens within its territory. अब एक centralized administrative system भी बना दिया गया जिसमें सब citizens के लिए एक जैसे ही laws हैं जो भी फ्रांस की टेरिटरी में रह रहे हैं. Internal custom duties and dues were abolished and uniform systems of weight and measures were adopted. और क्या चेंजेस आए, जो भी कस्टम ड्यूटीज थी या ड्यूज थे, जो टैक्सेस लगते थे, वो सब खत्म कर दिए गए. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वाज अडॉप्टेड. यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर मतलब जैसे आज आप कुछ भी लेने जाते हैं तो आपको पता है कि वो चीज 1 किलो है. सो 1 किलो चाहे आप रुई लें, 1 किलो चाहे आप आयरन ले, होगा तो वो वेट जो है वो उसका 1 किलो ही है ना. तो मेजरमेंट जो है वो स्टैंडर्ड है. तो वहां पे भी यहाँ पे वेट्स एंड मेजर के स्टैंडर्ड जो तरीके थे वो अपना दिए गए. रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड. अब वहाँ की जो रीजनल भाषाएं थी उनको उन्होंने डिस्करेज किया. एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. और फ्रेंच को उस नेशन की कॉमन लैंग्वेज घोषित कर दिया गया क्योंकि ज्यादातर वहाँ के लोग फ्रेंच बोलते थे और लिखते भी थे, खासकर पेरिस में. ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आ गए जब फ्रांस आजाद हो गया. The revolutionaries further declared that it was the mission and destiny of French nation to liberate the peoples of Europe from despotism and in other words to help other peoples of Europe to become nation. अब जब फ्रांस आज़ाद हो गया ना तो फ्रांस के जो रेवोल्यूशनरीज थे, मतलब जिन्होंने फ्रांस को आज़ादी दिलाने में हेल्प की, अब उन्होंने एक और मुद्दा उठा लिया कि अब तो ये हमारा मिशन बन गया है कि यूरोप में जितने भी नेशंस हैं सबको हम इस डेस्पोटिज्म से आज़ाद करा देंगे और सबको एक इंडिविजुअल नेशन बना देंगे. डेस्पोटिज्म मतलब जो राजाओं महाराजाओं का क्रूअल वाला रूल होता है, जो वो इतनी क्रूरता से सबके साथ बिहेव करते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, सिर्फ अपना हुक्म चलाते हैं, तो ऐसे रूल को बोलते हैं डेस्पोटिज्म, क्रूअल रूल. ठीक है, तो वो चाहते थे कि सब देश जो है वो आजाद हो जाएं जो भी यूरोप के अंडर आते हैं. तो अब उन्होंने एक मिशन बना लिया कि हमने फ्रांस को तो आजाद करा दिया, अब बाकी देशों को भी जो भी यूरोप में है सबको हम आजाद करवाएंगे और हेल्प करेंगे. When the news of events in France reached the different cities of Europe, students and other members of the educated middle class began setting up Jacobin clubs. अब क्या हुआ, धीरे धीरे फ्रांस से न्यूज़ फैलने लग गई. जब फ्रांस आज़ाद हुआ तो और यूरोप की सिटीज़ में भी न्यूज़ फैल गई और वहाँ पे भी लोगों को हो गया कि अगर फ्रांस आज़ाद हो सकता है तो हम भी आज़ाद हो सकते हैं. तो उन्होंने मिलके क्या किया, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिलके जैकबिन क्लब्स सेटअप कर दिए. अब जैकबिन क्लब्स में होता क्या था, देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790s. अब इन जैकबिन क्लब्स में वो सारे काम होते थे जिससे वो दूसरे देशों को आज़ाद करवा सकें. तो उन्होंने ऐसे एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी, ऐसे कैंपेन्स करने शुरू कर दिए जिसकी वजह से जो फ्रेंच आर्मीज हैं वो कहाँ पे एंटर हो सके, हॉलैंड में एंटर हो सके, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के एरियाज में एंटर हो सके 1790s में. विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगैन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही फ्रेंच आर्मीज जैकोबिन क्लब्स की हेल्प से इन जगहों में एंटर हो गई तो वहां हर जगह लड़ाई छिड़ गई, एक रेवोल्यूशन के लिए, आजादी के लिए लड़ाई छिड़ गई और फ्रेंच आर्मीज ने धीरे धीरे ये जो नेशनलिज्म का आइडिया है हर जगह अपने आसपास फैलाना शुरू कर दिया. अब जो भी अभी तक पढ़ा है उस चीज़ की समरी में कुछ पॉइंट्स मैं आपको देना चाहूंगी ताकि आपको याद हो जाए. फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ, 1789 में. किसके लिए था ये, फ्रांस के लिए, क्योंकि फ्रांस में मोनार्की रूल चल रहा था. कॉमन पीपल प्रोटेस्टेड एंड वांटेड डेमोक्रेसी. फ्रेंच रेवोल्यूशन बेसिकली था क्या, आम लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उन्हें मोनार्की रूल नहीं चाहिए था, उन्हें तो डेमोक्रेसी चाहिए थी, इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड. ठीक है, अब क्या चेंजेस आए जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, पावर ट्रांसफर फ्रॉम मोनार्की टू कॉमन पीपल. जो पावर मोनार्की थी मतलब किंग के हाथ में थी अब वो आम लोगों के हाथ में आ गई. एक नया फ्लैग बना दिया गया, फ्रेंच बिकेम द नेशनल लैंग्वेज. ट्राई कलर फ्लैग बनाया गया था और वहां की नेशनल लैंग्वेज किसको बना दी गई, फ्रेंच को. न्यू नेशनल एंथम, ओथ,
ये सब बन गए, नेशनल एंथम भी बनाई गई, ओथ भी बनाए गए नए। ए स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली, जो पहले स्टेट जनरल होती थी उसको रीनेम कर दिया गया नेशनल असेंबली के नाम पे, एंड उसको कौन इलेक्ट करने लगे अब, कॉमन पीपल। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश्ड, जो भी कस्टम ड्यूटीज लगती थी वो सब बंद कर दी गई, टैक्सेस बंद कर दिए गए। नेशनलिज्म आइडिया कैरिड अब्रॉड बाय फ्रेंच आर्मीज इन यूरोप, अब जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो फ्रेंच आर्मीज ने यूरोप के बाकी पार्ट्स में भी फैलाना शुरू कर दिया। ठीक है, सो ये बेसिकली आपकी समरी थी जो अभी तक हमने पढ़ा। जब भी आप इस लेक्चर को देखते हैं साथ ही साथ अपनी नोटबुक भी रखिए, उसमें ये नोट्स फटाफट से आप लिख सकते हैं, अपने आप को रिवाइज करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in Europe. फ्रांस। अब देखिए, जो भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ये सारे के सारे चेंजेस लेके आए गए। वो क्या हुआ, उसमें नेपोलियन जो है, नेपोलियन के अंडर सब आ गया था, एंड नेपोलियन ने बहुत सारे फ्रांस में चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स, मतलब बहुत सारे चेंजेस वो लेके आए थे, जो कि चेंजेस अभी हमने पढ़े हैं। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम more rational and efficient। अब देखो, स्टोरी में थोड़ा सा चेंज है। अब क्या हुआ, अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रांस में बहुत सारे चेंजेस आए, लोग बड़े खुश थे। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो भी वो टेरिटरी थी, फ्रेंच टेरिटरी, उसको नेपोलियन ने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, नेपोलियन ने टेक ओवर किया, यानी कि अब फिर से फ्रांस में क्या हो गया, मोनार्की सिस्टम आ गया, फिर से वहां पे राजा महाराजा वाला रूल आ गया, यानी कि नेपोलियन ने फ्रांस की डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ यही नहीं, उसने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेके आए, बहुत सारे और चेंजेस लेके आए, जैसे कि द सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम यूजुअली नेपोलियनिक कोड बोलते हैं, ये याद रखना है। द सिविल कोड ऑफ 1804 डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, स्पेशल एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। अब जब नेपोलियन ने टेक ओवर कर लिया फ्रांस को, तो उसने लोगों को इंश्योर किया कि तुम चिंता नहीं करो, अगर डेमोक्रेसी नहीं है फिर भी तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। तो उसने इसी की शुरुआत करने के लिए नेपोलियनिक कोड इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था, जिसको बोलते थे सिविल कोड ऑफ 1804। इसमें उसने क्या किया कि जो लोग भी अपने बर्थ की वजह से प्रिविलेज लेते हैं कि अरे हम गोरे पैदा हुए हैं या हम अमीर खानदान में पैदा हुए हैं तो हमें ज्यादा प्रिविलेजेस मिलेंगी, तो ये प्रिविलेजेस उसने छीन ली लोगों से। उसने क्या किया कि सब लोग लॉ के आगे इक्वल है और सब लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये नहीं कि अमीर है, गरीब है या नीची कास्ट का है, जैसा भी है सब लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो उसने एक इक्वालिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। जितने भी फ्रेंच कंट्रोल के अंडर रीजन्स थे, ये कोड उन सभी रीजन्स पे लग गया। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions। अब बहुत सारी जगहें जो फ्रेंच कंट्रोल के अंडर आती थी, जैसे कि डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सब नेपोलियन ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस लेके आ गए। जैसे कि ही अबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता था कि लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो छोटे छोटे पीजेंट्स को अपनी लैंड दे देते थे कि तुम इस लैंड पे काम कर लो, बट तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, इसके बदले में जो पीजेंट्स होते थे उनको लैंडलॉर्ड्स की सेवा करनी पड़ती थी फ्री में। तो एक तरीके से ये अनफेयर सिस्टम होता था। तो अबॉलिश कर दिया वो फ्यूडल सिस्टम को। फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, सर्फडम से भी पीजेंट्स को आजाद कर दिया। मतलब जैसे कहते हैं ना बंधुआ मजदूर, तो एक जो उनको लेबर करनी पड़ती थी, बॉन्डेड लेबर की, कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, जबरदस्ती उनसे काम कराया जा रहा है, तो वो सर्फडम से भी उनको आजाद कर दिया गया। एंड जो भी उनके ऊपर टैक्सेस लगते थे उनसे भी नेपोलियन ने आजाद करा दिया। तो ये एक अच्छा काम किया उसने। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर इम्प्रूव्ड। अब शहरों में क्या होता था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। गिल्ड क्या होता है, देखो जब भी कोई एक कारोबार चलाते हैं ना तो वो एक एसोसिएशन बना लेते हैं कि
मान लो एक सपोज छोटी सी एग्जांपल है कि अगर चंडीगढ़ में कोई मान लो मीट मार्केट खुली है, तो मीट मार्केट वालों ने अपनी एसोसिएशन बना दी। अब मीट मार्केट एसोसिएशन क्या करेगी कि जो भी उस मार्केट के अंदर अपनी दुकान खोलना चाहता है तो उसको उस एसोसिएशन के रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही है गिल्ड। गिल्ड एसोसिएशंस क्या थी कि जो भी ट्रेड करना चाहते हैं उनको गिल्ड एसोसिएशन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो नेपोलियन ने क्या किया कि जो भी उन्होंने रूल्स बनाते थे वो एसोसिएशन वाले, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, बेसिकली वो जानबूझ के रिस्ट्रिक्शन लगाते थे कि हर कोई कारोबार ना कर सके, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन बना दी थी। ठीक है, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस नेपोलियन ने रिमूव कर दी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी जैसा भी चाहे ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा काम किया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी नेपोलियन ने इम्प्रूव कर दिए और अच्छा काम कर दिया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन इंजॉयड न्यू फ्रीडम। अब जो भी पीजेंट्स थे, जो का हाथ के काम करते थे, आर्टिसंस यानी कि जो भी कारोबार करते थे, उनको एक तरीके की नई फ्रीडम लगी कि अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये तो आज़ादी वाला काम हो गया कि अब तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो नेपोलियन के आने से एक तरीके से लोग खुश हो गए थे क्योंकि उसने चेंजेस बहुत अच्छे किए थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जो नए बिजनेसमैन थे या छोटे मोटे जो प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने रियलाइज किया कि जो नेपोलियन ने यूनिफॉर्म लॉज बनाया, मतलब एक जैसे लॉज सभी के लिए, एक जैसे वेट्स वाले मेजर्स अनाउंस कर दिए, एक नेशनल करेंसी अनाउंस कर दी, ये सभी चीज़ों से कारोबार करना, पैसा या सामान एक रीजन से दूसरे रीजन लेके जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French rule were mixed. But अब इसका एक दूसरा साइड भी है कि जिन एरियाज में फ्रेंच रूल में जिन एरियाज को नेपोलियन ने कॉन्कर किया था, वहां पे लोगों का रिएक्शन थोड़ा मिक्स्ड भी था। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टन सिटीज लाइक ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। पहले पहले क्या होता था, फ्रेंच आर्मीज जब आती थी ना इन एरियाज में, तो वहां पे लोग जश्न मनाते थे कि इन लोगों ने हमें आजाद करवाया है, इन लोगों ने हमें इतना इनकरेज किया कि हम आजादी पा सकें। But the initial enthusiasm soon turned into hostility as it became clear that new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom. But धीरे धीरे उन लोगों का ये जो इतना enthusiasm था ना, वो धीरे धीरे ठंडा पड़ने लग गया जब उनको रियलाइज हुआ कि नेपोलियन ने जो चेंजेस लेके आए हैं वो उनको इतनी आज़ादी नहीं दे रहा। उन चेंजेस से तो उनको प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि जो चेंजेस आपने अभी पढ़े हैं उसके साथ साथ नेपोलियन ने कुछ और भी चेंजेस किए जिसकी वजह से लोगों ने नेपोलियन को नापसंद करना शुरू किया। जैसे कि इंक्रीज्ड टैक्सेशन, नेपोलियन ने कस्टम ड्यूटीज तो हटाई थी बट टैक्स बढ़ा दिया। सेंसरशिप मतलब कोई भी नेपोलियन के खिलाफ कुछ भी लिख नहीं सकता, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में या टीवी में किसी तरीके से कुछ नहीं लिख सकता, तो सेंसरशिप कर दी। forced conscription into French armies required to conquer rest of Europe. फोर्स्ड कॉन्स्क्रिप्शन मतलब नेपोलियन ने उठा के लोगों को ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मीज़ में लगाना शुरू कर दिया कि तुम भी फ्रेंच आर्मी के एक सोल्जर बन जाओ, क्योंकि हमें तो बाकी भी यूरोप को अपने अंडर करना है। तो सबको ज़बरन उसने सोल्जर बनाना शुरू कर दिया जो चाहता भी नहीं है। इससे लोगों में बहुत गुस्सा आ गया। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। ये जो तीन चीज़ें नेपोलियन ने की कि टैक्स बढ़ा दिया, फिर कोई नेपोलियन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, और ज़बरदस्ती लोगों को फ्रेंच आर्मीज़ में लगाना शुरू कर दिया, तो इसकी वजह से जो भी उसने अच्छे चेंजेस किए थे जो हमने अभी पीछे पढ़े, वो सारे चेंजेस पे पानी फिर गया। लोग उन चेंजेस को भूल गए और लोग जो है वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गए। तो अभी जो पढ़ा है उसकी समरी देखते हैं। नेपोलियन का राइज हुआ, ठीक है, कब? 1799 से लेके उसका ड्यूरेशन था 1815 तक। हम पढ़ेंगे आगे कि उसका डाउनफॉल भी हुआ, तो वो भी पढ़ लिया है। एंड कैसे हुआ वो भी पढ़ लेंगे। तो ये उसका ड्यूरेशन था। इसमें क्या हुआ, 1804 का सिविल कोड सबसे पहले उन्होंने लगाया, नेपोलियनिक कोड जिसको बोलते हैं। इस कोड की वजह से क्या हुआ कि सब लोग इक्वल हैं बिफोर द लॉ। ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड राइट टू प्रॉपर्टी भी उन्होंने सभी को दे दिया।
फ्यूडल सिस्टम उन्होंने अबॉलिश करवा दिया, जो बहुत अच्छा काम किया कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो टेनेंट्स को अपनी ज़मीन दे देते थे, बट उसके रिटर्न में उस जो टेनेंट्स हैं यानी कि जो किराएदार हैं उनको उनकी सर्विस करनी पड़ती थी, उनको उनकी सेवा करनी पड़ती थी। तो ये काम भी उन्होंने बंद करवा दिया। फ्रीडम फ्रॉम पीजेंट्स, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम मतलब जो बॉन्डेड लेबर है, बंधुआ मजदूर, काम करवाएंगे बट पैसे नहीं देंगे, ऐसे पीजेंट्स को भी उन्होंने फ्री कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस मतलब ट्रेड यूनियन ने जो लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी कि तुम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, किसी को बोलते थे नहीं कर सकते हो तो अपनी मनमानी करते थे, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी उन्होंने हटा दी ट्रेड यूनियन की। फिर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम उन्होंने इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, ये सब नेपोलियन ने किया, इससे नेपोलियन गॉट एप्रिशिएटेड, लोग बहुत सराहने लगे। बट धीरे धीरे नेपोलियन का ड्रॉबैक भी आ गया। उसके मेन 3 रीजंस है कि टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, सेंसरशिप इंपोज कर दी, नेपोलियन के अगेंस्ट कोई कुछ बोल नहीं सकता, एंड फोर्स्ड टू जॉइन आर्मी एज नेपोलियन वांटेड टू कॉन्कर यूरोप। और लोगों को जबरन आर्मी में एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया क्योंकि उसको बहुत सारे सोल्जर्स चाहिए थे, क्योंकि वो पूरे यूरोप पे अपना राज जमाना चाहता था। ठीक है, तो ये आपकी समरी है। सो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स। जैसे जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ प्लीज़ साथ के साथ ही ये नोट्स भी बनाते रहिए, आपको रिवाइज करने में बहुत ही हेल्प करेंगे। जब एग्जाम होगा तो ये जो मैंने छोटे छोटे से नोट्स बनाए हैं आप इनको भी पढ़ के जाएंगे तो आपको एक समरी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।